हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 के सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पॉइजन्स ब्रैकेट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो कि है पॉइजन ब्रैकेट। पॉइजन ब्रैकेट क्या होती है? तो आज का लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन है आपका यूनिट 3 का, जिसमें हम पॉइजन ब्रैकेट का फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी स्टडी करेंगे। तो आखिरकार पॉइजन ब्रैकेट होती क्या है? तो उसके लिए आपको दो फंक्शंस जो हैं वो एज्यूम करने होंगे। पहला फंक्शन होगा एफ और दूसरा फंक्शन होगा जी। दोनों कैपिटल लेटर्स में होंगे और ये दोनों फंक्शंस जो हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्यू के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पी पर भी डिपेंड करेंगे। तो फंक्शन एफ और जी की जो पॉइजन ब्रैकेट होगी उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। पहले आप देखेंगे, लिखेंगे क्या इसमें, इफ द फंक्शन एफ एंड जी डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्यू आई एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पी आई एंड टाइम टी। हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, और दोनों फंक्शन तीन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। तीनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम क्यू आई से डिनोट करते हैं। दूसरा वेरिएबल है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम पी आई से डिनोट करते हैं। और तीसरा वेरिएबल जो है वो टी है। तो एफ और जी जो है वो क्यू आई, पी आई एंड टी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मीन्स हम लिख सकते हैं एफ इज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई, पी आई एंड टी, एंड सिमिलरली G is a function of Qi, Pi and T. Then Poisson bracket of F and G is defined as, तो F और G की जो Poisson bracket होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे कुछ इस प्रकार से, F, G, और नीचे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे Q, P, क्योंकि F और G जो है वो Q और P के जो हैं क्या हैं, फंक्शंस हैं। तो इनकी पॉइजन ब्रैकेट को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, समेशन आई करली एफ बाय करली क्यू आई इंटू करली जी बाय करली पी आई माइनस करली एफ। अब यहां पर क्यू आई है, यहां पर पी आई है, तो यहां पर अब ऑर्डर चेंज करना होगा हमें। यहां पर लिखेंगे, आप पहले क्यू आई था करली एफ के नीचे, अब आ जाएगा करली पी आई इंटू करली जी अपॉन करली क्यू आई। पहले एफ जी है, ऊपर भी एफ जी है, यहाँ पर क्यू आई है, पहले यहाँ पी आई है, यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पी आई क्यू आई कर दिया, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये है हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी, जो कि क्यू आई एंड पी आई कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन हैं। हम सिंप्लिसिटी के लिए इस क्यू और पी सब्सक्रिप्ट्स को यहाँ से हटा भी सकते हैं, बट ये चीज़ आपको अंडरस्टूड रहेगी, यहाँ पर Q एंड P हर टाइम मौजूद रहेंगे, हर हाल में मौजूद रहेंगे। तो इस टर्म को हम सिंप्लिसिटी के लिए सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, F, G, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप नीचे लिखेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी वी में ड्रॉप द सब्सक्रिप्ट Q एंड P। सिंप्लिसिटी के लिए हम इन Q और P को यहाँ पर लिखना रहने भी दे सकते हैं, बट Q एंड P हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एंड राइट द पॉइजन ब्रैकेट एज एफ, जी। इस प्रकार से पॉइजन ब्रैकेट को सिंपली हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया किन्हीं दो फंक्शंस का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो पॉइजन ब्रैकेट होगी दो फंक्शंस एफ एंड जी की, बाय डेफिनेशन
उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तो आप याद कर लीजिए, बहुत बार यूज होने वाला है। शुरुआत हमेशा यहाँ पर Q से ही होगी, इस चीज का आप ध्यान रखें। QI PI फिर PI QI, ऊपर FG रहेगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जो फंक्शन था f, वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन था, QI PI एंड T का। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। अगर हम फंक्शन f का टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालना चाहें तो वो क्या निकल के आएगा, आइए वो देखते हैं। द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f कैन बी रिटन एज, f का टोटल टाइम डेरिवेटिव होगा df बाई dt, बट f जो है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो पहले हमें इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा फर्स्ट वेरिएबल QI के रिस्पेक्ट में। तो आपको मिलेगा करली f बाई करली QI, और यहां पर समेशन लगाना नहीं भूलेंगे आप। और फिर आपको QI का टाइम डेरिवेटिव करना होगा जो कि होता है QI डॉट प्लस, फिर आपको क्या करना होगा, इस f का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो कि होगा करली f बाय करली PI। फिर आपको सेकंड वेरिएबल का टाइम डेरिवेटिव करना होगा जो कि होगा PI डॉट, और इसको आप ब्रैकेट में पुट कर देंगे। उसके बाद T है T, फिर आपको f का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा t के रिस्पेक्ट में, और फिर t का टाइम डेरिवेटिव करना होगा, मीन्स dt अपॉन dt लिखना होगा। और dt अपॉन dt 1 होता है, तो मैं यहाँ पर dt अपॉन dt जो है वो हटा देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। बट हमें स्टूडेंट्स पता है जो हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो क्या होती हैं। वी नो दैट हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, QI डॉट किसके बराबर होता है, करली h बाय करली PI के बराबर होता है, एंड PI डॉट जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस करली h बाय करली QI के बराबर होता है। इन दो इक्वेशंस को हम बोलते हैं हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। इनको हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं यूनिट 1 ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। आप चाहें तो वहां जाकर इनकी डेरिवेशन जो है वो देख सकते हैं। तो इस QI डॉट की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और इस PI डॉट की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो आप लाइन लिखेंगे यूजिंग 4 in 3 वी गेट। अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को यहाँ पर यूज कर दें QI डॉट एंड PI डॉट की जगह, तो आपको df बाई dt क्या मिलेगा, df बाई dt विल बी इक्वल टू समेशन i। यहाँ पर करली f बाई करली QI ऐसे रहेगा, करली f बाई करली QI ऐसे रहेगा। साथ में इस QI डॉट की जगह आपको लिखना होगा करली h बाई करली PI यहाँ पर, और अब देखिए प्लस करली f बाय करली PI एज इट इज, और इस PI डॉट की जगह आपको लिखना होगा ये माइनस करली h बाय करली QI। तो माइनस है तो यहाँ पर साइन माइनस का हो जाएगा, और ये करली h बाय करली QI जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस करली f बाय करली t जो है वो एज इट इज ही रहेगा। तो df बाय dt की वैल्यू हमने हैमिल्टोनियन H की फॉर्म में इस प्रकार से निकाल ली है। इसको हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। इसके आगे के स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हमने df बाय dt को निकाल लिया था हैमिल्टोनियन H के टर्म्स में, इसको हमने दिया था फिफ्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए fg है, यहाँ पर fg है, यहाँ पर qi, यहाँ pi, यहाँ pi, यहाँ qi है। तो इसको हम बोलते हैं पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f एंड g, फंक्शन g। तो अगर यहाँ पर f है और नीचे वाली फॉर्म वही है qi pi qi, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बाय डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f विद h। तो आप इसकी जगह लिख देंगे, इस समेशन वाली टर्म की जगह लिख देंगे पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f विद h प्लस करली f बाय करली t जो है वो एज इट इज रहेगा। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को यूज किया फिफ्थ इक्वेशन में। बाय डेफिनेशन पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f एंड g जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होती है। तो ये बन जाएगी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f एंड h। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अगर f कांस्टेंट ऑफ मोशन होना चाहता है, अगर ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होना चाहता है तो उसका टाइम डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर होना होगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 6 इट इज क्लियर दैट f इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन इफ, अगर df बाई dt 0 के बराबर हुआ, टाइम डेरिवेटिव ऑफ f 0 के बराबर हुआ, तो हम कहेंगे कि f कांस्टेंट ऑफ मोशन है। अगर df बाई dt इक्वल टू 0 है तो सिक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये टर्म भी इक्वल टू 0 हो जाएगी।
और पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एच प्लस करली एफ बाय करली टी विल बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बहुत जगह यूज़ होने वाला है आने वाले टॉपिक्स में। इसको हम 7th इक्वेशन दे देते हैं। तो एफ कांस्टेंट ऑफ मोशन कब होगा? जब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि अगर किसी फंक्शन f को कांस्टेंट ऑफ मोशन होना है तो उसको ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी होगी, दैट इज पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फंक्शन f विद हैमिल्टोनियन h प्लस करली f बाय करली t इज इक्वल टू 0। बट अगर फंक्शन f टाइम पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में करली f बाय करली t वो 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो कंडीशन होगी कांस्टेंट ऑफ मोशन होने के लिए फंक्शन f के लिए वो क्या बन जाएगी, आइए वो देखते हैं। Now if function f does not depend on time then curly f by curly t is equal to 0, then condition for f to be constant of motion becomes, अगर फंक्शन f टाइम पर डिपेंड ही नहीं करा तो उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो 0 होगा, दैट इज करली f by curly t 0 हो जाएगा। तो करली f by curly t अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें तो जो कंडीशन थी फंक्शन f के लिए कांस्टेंट ऑफ मोशन होने के लिए जो पहले ये थी वो अब क्या बन जाएगी, वो सिंपली बन जाएगी f, h इज इक्वल टू 0। मीन्स फंक्शन का पॉइजन ब्रैकेट जो है हैमिल्टोनियन के साथ वो 0 हो जाएगा और f जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ मोशन की तरह एक्ट करेगा और f जो है यहाँ पर टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये लाइन आपको नीचे लिखनी होगी वर्ड्स में। Thus, if a function f does not depend on time and is constant of motion, then its Poisson bracket with Hamiltonian vanish। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि कांस्टेंट ऑफ मोशन है, मींस उसका टाइम डेरिवेटिव, टोटल टाइम डेरिवेटिव बोलना चाहिए, वो 0 के बराबर है, df अपॉन dt 0 के बराबर है और साथ के साथ वो टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, मींस करली f बाय करली t भी 0 है। तो उस केस में उस फंक्शन का हैमिल्टोनियन h के साथ जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो हमेशा 0 निकल के आएगा। तो ये भी कह सकते हैं हम कि अगर कोई फंक्शन है f आपके पास, अगर उसका हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट 0 आता है, वैनिश होता है, तो वो फंक्शन जो है 100% कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन हुज पॉइजन ब्रैकेट विद हैमिल्टोनियन वैनिशेस इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका पॉइजन ब्रैकेट हैमिल्टोनियन फंक्शन के साथ 0 निकल के आ रहा है, वैनिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो फंक्शन f जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन तो होगा ही होगा। मींस उसका जो टोटल टाइम डेरिवेटिव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में df अपॉन dt वो 0 होगा ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आने वाले टॉपिक्स में यूज़ होने वाले हैं। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट जो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जो आज के रिजल्ट्स हैं, आज के इस वीडियो के जो रिजल्ट्स हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो हम आने वाले टॉपिक्स में यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे बाकी बचे हुए टॉपिक्स ऑफ यूनिट 3 ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।